हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना पढ़ाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 9th और लेक्चर नंबर 9। मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में उदाहरण बता दिए थे। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से, यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग का कवर करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली। ठीक है, 1.2 आप लोग का NCERT बुक का। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक बात बताना चाहेंगे भाई कि आपको अगर प्रीवियस लेक्चर देखना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक्सरसाइज 1.2 हम लोग का इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, NCERT बुक का है, याद रखिएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। और देखिए पहला क्वेश्चन है क्या, पहला नंबर है, नीचे दी गई कथन समझते स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, सत्य है असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको रीजन के साथ उत्तर देना। सबसे पहले आप कथन के बारे में समझते हैं, कथन क्या है, व्हाट इज स्टेटमेंट। कथन को इंग्लिश क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। कथन क्या होता है कि जो बात कहता है ना, सही हो या गलत हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कथन। कोई व्यक्ति अगर कोई बात कहता है, ये बात सही होता है गलत होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कथन। क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक का पहला नंबर की तरफ हम लोग सोल्यूशन चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर। अच्छा, एक तरफ से हम पढ़ ही लेते पहले। पहला नंबर क्या करा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। फिर दूसरा नंबर करा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m जो है एक प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्या क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृतिक संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक ना। तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है ना एक अपरिमेय संख्या होती है। आपको सत्य या असत्य, समझे, सत्य या असत्य में आंसर देना, साथ ही साथ आपको रीजन भी बताना, कारण भी बताना। ठीक है, चलिए भाई हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे आप प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है। यह कथन लिखेंगे क्या, यह कथन जो है ना सत्य है, यह कथन सत्य मतलब सही है। ठीक है, सत्य है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनती है, वास्तविक संख्याएं बनती है। ठीक है, समझे बात को, बनती है। तो लिखिए क्या भाई, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है ना एक वास्तविक संख्या होती है। यह कथन क्या है, सत्य है। क्या भाई, यह कथन सत्य है। ठीक है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। ठीक है, परिमेय संख्या जो आता है इसी के अंडर में आता है ना, वास्तविक संख्या के अंडर में आता है ना, इसलिए ऐसा ही होगा। ठीक, ये कथन। तो दूसरा नंबर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंशियल भी जानते होंगे वास्तविक संख्या का, परिमेय और अपरिमेय संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा देखिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या। गलत भैया, गलत होगा ना, असत्य। देखिए इतना जो ये जो है ना, हम लोग फालतू का एक तरह से लिखिए। ठीक है, ये लाइन को रिपीट करना नहीं है, हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, असत्य। क्या लिख देंगे, सिर्फ असत्य लिखने का रीजन लिख देंगे। ठीक है, असत्य। ठीक है, असत्य लिख दिया। इसका लिखेंगे क्या, क्योंकि ध्यान दीजिए क्या करा, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या करा, 2 नंबर का संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। प्रत्येक बिंदु जो है √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले भाई √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक, अगर देखिए m यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी जाएगा ना। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा √m का जगह में अगर 1 रखते हैं, √1 का वैल्यू 1 आएगा। फिर इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, अगर √m की जगह हम लिखते हैं क्या, 2 रखते हैं, √2 बराबर √2 आ गया। ठीक है, ये 1 आया, ये √2 आया। अगर बोले तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, अपरिमेय संख्या, आप जानते होंगे रूट में है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर आगे चले तो यहाँ पे अगर m की जगह अगर 3 रखे तो m √3 आ जाएगा, मतलब m की जगह 3 रखें √3 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे बात को।
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बोलिए जी भैया समझ रहे हैं। यहाँ पे 3 m की जगह 3 रख रहे हैं तो √3 हो जाएगा। √3 जो आया हम लोग का क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर देखिए √m की जगह, अगर देखें √m की जगह हम √m की जगह हम 4 लेते हैं, √4 बराबर कितना देगा, 2 देगा। 2 क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन करा कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है ना √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्रत्येक बिंदु तो √m के रूप का वो होता ही नहीं। √m मतलब क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या बना। 2 तो √2 तो अपरिमेय संख्या बना, √3 भी अपरिमेय संख्या बना, लेकिन भैया 1 और 2 जो है ना परिमेय संख्या बना, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, √m के रूप का होता है, मतलब इस फॉर्म में होना चाहिए, रूट के वाला फॉर्म में। तो रूट वाला फॉर्म में देखिए √2 आया और √3 आया, 2 1 तो नहीं आया। आगे की जगह तो और भी आएंगे, जैसे कि 5 रखे तो √5 अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर देखें तो 1 का और 2 और 3 अगर बोले तो, ठीक, 3 नहीं 4 बोले, अगर 4 ले लिए, 5 6, अगर देखें तो 5 का नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 9 अगर बोले तो रूट यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है, मतलब 9 यहाँ पे लिखे तो 9, ठीक है, समझ रहे, 1 2, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम क्या कहना चाहते हैं, आप समझ रहे बात को? यहाँ पे 1 मिला हम लोग का, 2 1 2 हुआ। अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, √m की जगह यहाँ पे लिखेंगे √5, तो √5 अपरिमेय संख्या बनेगी, लेकिन आप m की जगह 6 लिखेंगे, √6 अपरिमेय संख्या बनेगी, लेकिन √7 आ जाएगा अपरिमेय संख्या, फिर √8 आ जाएगा। √8 जो आएगा ना ये भी अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन √9 जो आएगा, 3 जो निकलेगा, ये 3 निकलेगा, ये परिमेय संख्या होगा। रूट के फॉर्म में है नहीं ना, रूट के फॉर्म में निकल रहती है नहीं ना, तो इसका मतलब हुआ कि रूट के फॉर्म में हमेशा नहीं हो सकता, प्रतिबिंदु नहीं हो सकता। लेकिन क्या असत्य है, असत्य, क्योंकि 1 m का वैल्यू, लेकिन क्योंकि √m का रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि m एक प्राकृतिक संख्या है। लिखें, ऐसे लिखें असत्य, क्योंकि आपको बस इस तरह का लिख दीजिएगा, अब एग्जाम टाइम में इस तरह से दिखा दीजिएगा ना, समझ जाएगा एग्जामिनर, जो भी कॉपी चेक करेगा ना समझ जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए तो असत्य, क्योंकि √m के रूप में प्रत्येक बिंदु अपरिमेय संख्या, प्रत्येक बिंदु अपरिमेय संख्या √m के रूप में प्रत्येक बिंदु अपरिमेय संख्या नहीं होता, अपरिमेय संख्या नहीं होता है, जैसा कि 1 4 9, ठीक है, etc, क्योंकि प्राकृतिक संख्या इसलिए। समझ रहे बात? इतना लिख दीजिएगा, या फिर इतना आप समझा दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, एग्जामिनर को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप तीसरा देखिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, अगर यहाँ पे ध्यान देखिए क्वेश्चन शुरू में पहले क्या हुआ, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये तो बात सही है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या एक तो अपरिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिए क्या करा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसको मिटा दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या कर भाई, प्रत्येक जो है ना वास्तविक संख्या, अच्छा वास्तविक संख्या जो होता है भैया, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके होता कि नहीं होता, आपको पता ही होगा। वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्याएं, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, वास्तविक जो संख्याएं होता है ना, वास्तविक संख्या जो होता है ना, तो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है ना। वास्तविक संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिलके बनता है। मिलता है कि नहीं मिलता, बताइएगा। जी भैया, अपरिमेय संख्या मिलके बनता है, ये दोनों आपस में मिलके बनता कि नहीं बनता, बोलिए जी भैया, आपस में मिलके बनता। वास्तविक संख्या इक्वल टू परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों मिलके बनता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है ना एक अपरिमेय संख्या कैसी हो सकती है, नहीं ना हो सकती है, क्योंकि अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, परिमेय संख्या भी होगा। समझ रहे? तो लिखेंगे क्या, चूँकि लिखेंगे असत्य, असत्य, यह कथन असत्य है या असत्य लिख दीजिए, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या में क्योंकि वास्तविक संख्याओं में, लिखेंगे क्या, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या दोनों मौजूद होता है। ठीक है, बस इतना लिख देना है आपको, आंसर आ गया हम लोग का फाइनली। ठीक है, अच्छी तरह समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते भाई। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ठीक है ना, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। गलत बात भाई, कि धनात्मक पूर्णांकों का सभी धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल जो है ना अपरिमेय होती है? सभी का नहीं होगा अपरिमेय भैया, परिमेय भी होंगे अपरिमेय भी होंगे। ठीक है ना, परिमेय रेशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। ठीक है, यदि नहीं तो आप कर, फिर नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, जो एक भैया क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो लेकिन क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का, यहाँ पे पहले आपको करके दिखा देते हैं क्या कर रहा है। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होती है, वर्गमूल ध्यान दीजिए। जैसे कि ले लेते हो धनात्मक पूर्णांक डैश 1। ठीक है, धनात्मक लेना 2 3 4 और भी होंगे। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, और भी होंगे। तो हम लोग 1 2 3 4 ले ध्यान क्या कर रहे हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक की वर्गमूल अपरिमेय होती है? धनात्मक पूर्णांक की वर्गमूल समझते हैं, इसमें रूट लगा देंगे। ठीक है ना, तो 1 √1 का आता है कितना, 1 आता है। ये क्या है हम लोग का, बताइए 1 क्या है हम लोग को? 1 जो है परिमेय संख्या है कि नहीं है, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर लेते हैं ध्यान दीजिएगा 2 लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक 2 लेते हैं, √2 जो है हम लोग का √2 ही रहेगा। तो एक अपरिमेय है, क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, अपरिमेय। बोलिए जी भैया अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर अगर मान लेते हैं 3 लेते हैं हम लोग, √3 यहाँ पे 3, √3 अगर देखते हैं भाई √3 को तो √3 ही लिख सकते हैं, समझे कि नहीं समझे। तो √3 जो है हम लोग का ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम लेते 4, ठीक है ना, 4 लेते हैं √4, तो √4 को हम लोग भाई ब्रेक कर सकते हैं इंटू में, ऐसे 2 × 2 लिख सकते हैं। तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स से गुना है, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम भैया इस तरह से लिख सकते हैं, √2 माफ़ कीजिएगा, लिख सकते हैं 2 गो है तो 1 गो बाहर निकल जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है हम लोग का क्या, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे अगर देखिए गेस कीजिए भाई, गेस क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। तो देखिए अगर धनात्मक पूर्णांक 1 लेते, √1 लेते तो √1 करते तो 1 आता है, ये जो परिमेय संख्या होता है। लेकिन √2 लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक √2 लेते हैं तो √2 आता है जो हम लोग का अपरिमेय संख्या बनता है, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों बनता है। लेकिन भैया यहाँ पे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल अपरिमेय होते नहीं भैया। अगर 1 का वर्गमूल लेते तो 1 जो होता है परिमेय संख्या, लेकिन 2 लेते तो √2 अपरिमेय संख्या बन जाता। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है ना हम लोग का कि परिमेय और अपरिमेय दोनों बनना है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, तो आप 1 ले सकते हैं, √1 क्या भाई, समझ रहे ना। तो लिखेंगे उपर्युक्त से हम लोग को पता चलता है कि धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या उपयुक्त से हम लोग को पता चलता है कि सभी धनात्मक, लेकिन क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अपरिमेय के साथ ही साथ अर्थात अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों वर्गमूल आते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। उपयुक्त से हम लोग को पता चलता है कि, ठीक है,
सभी धनात्मक पूर्णांक की वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, अर्थात अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों वर्गमूल आते हैं, दोनों वर्गमूल आते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझे। आप लिखेंगे, आपको उदाहरण देना है, ठीक है, उदाहरण लिख सकते हैं आप, उदाहरण √1, क्या है √1 दे सकते हैं। अगर एक बोले तो √1 हो जाएगा, दूसरा बोले तो √4 दे सकते हैं, √4। ये हम लोग का भाई फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। आपको दिखाना है कि संख्या रेखा पर √5 को दर्शाना आपको, ठीक है, निरूपित किया जाता है। या संख्या रेखा बोले या वास्तविक संख्या रेखा बोले, ठीक ना, बात एक ही है, ठीक है। संख्या रेखा बोले भाई या वास्तविक संख्या रेखा बोले, बात सेम है, ठीक है। समझे बात को, यहाँ पे वास्तविक संख्या रेखा बोले बात सेम है, ठीक है ना। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। √5 को हम लोग निरूपित करते हैं संख्या रेखा पे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि √5 को करना है भाई, सबसे पहले हम लोग को एक स्केल चाहिए और साथ ही साथ प्रकार चाहिए। लेकिन एक्चुअली भाई मेरे पास प्रकार तो नहीं, कंपास जिसको बोलते हैं, प्रकार नहीं है, तो अनुमान लगा के आपको बता देते हैं, ठीक ना। तो आप लोग के पास प्रकार अगर है तो तब आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ स्केल चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फिर भी मैं कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह से बने, ठीक है, बिना प्रकार का, लेकिन आपको हम बता देते क्या करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास प्रकार भी नहीं है, समझ रहे बात को, है ना। हाँ, आप समझदार भाई, आप समझते होंगे बात को, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा तो प्रकार होना चाहिए और स्केल होना चाहिए साथ ही साथ, और एक पेंसिल होना चाहिए, पेंसिल लेकर बनाएंगे बेटर होगा, ठीक ना। समझे जाते बात को। चलिए भाई, हम लोग एक स्केल मेरे पास है, ठीक है, ये स्केल भैया हम लोग का एक ड्रॉ करते लाइन संख्या रेखा जिसको बोलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग ओ हो जाएगा, जिसको हम लोग 0 बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, 0 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0 से स्टार्टिंग होगा, 0 बोलेंगे। इधर 1 ले लेते हैं हम लोग, 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। आप इधर लेना चाहते तो माइनस में आएगा, -1, इधर -2, इधर -3, समझ रहे ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग मान लेते कि, ध्यान दीजिए, ओ से लेकर यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे ए मानते, क्या मानते, ए मानते, तो ओ से लेकर 1 इकाई मानते हम लोग, क्या मानते, ओ ए। ध्यान दीजिएगा, ओ माना, क्या करेंगे भाई, माना करेंगे हम लोग, ओ ए बराबर 1 इकाई, कितना, 1 इकाई। आपको क्या करना है, निरूपित √5 को दर्शाना है, ठीक ना। ओ ए बराबर 1 इकाई मानते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए √5, सबसे पहले हम लोग को सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए √5 है ना, √5 है कि नहीं है। √5 को हम लोग क्या करना है, दर्शाना है, ठीक। √5 को हम लोग को दर्शाना है, ठीक, √5 को दर्शाना, √5 को क्या करना है, दर्शाना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए हम लोग ओ ए लिए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, फिर हम लोग ना एक इकाई लेंगे, फिर 1 इकाई लेंगे, या 1 इकाई को आप यूनिट बोल सकते हैं, 1 इकाई, 1, ठीक है। यहाँ से ए बिंदु से, ठीक है, ए बिंदु से लेंगे, फिर हम लोग ए बिंदु से लेंगे, ठीक है, गेस करके हम लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु बी हो गया, यहाँ पे, ठीक, एक बिंदु बी हो गया। आप क्या करेंगे, ओ से लेकर बी को मिलाएंगे, ओ से लेकर बी मिलाएंगे, ओ से लेकर बी मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ओ से लेकर बी मिलाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे 90 डिग्री पे हम लोग एक ड्रॉ किए, एक लंब खींचे, ठीक है, एक लाइन खींचे हम लोग 1 इकाई, तो यहाँ पे ए बी कितना 1 है, ठीक है, ए बी 1, ओ ए भी 1 है, और ए बी भी कितना है, 1 है, ए बी भी हम लोग क्या है, 1 है, 1 इकाई है, ठीक, 1 यूनिट, ठीक ना। तो एक समकोण त्रिभुज बना हम लोग का, बना कि नहीं बना, ध्यान दीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज बना, ठीक है, एक क्या बना भाई, हम लोग का समकोण त्रिभुज बना। ध्यान दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है, ओ ए बी में, ध्यान दीजिएगा, ओ ए बी में, ठीक है, ओ ए बी में, तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, तो हम लोग देखते हैं कि 90 डिग्री सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब ओ बी हम लोग का कर्ण होगा। पाइथागोरस प्रमेय, दोबारा ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं आप लोग,
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, प्रमेय द्वारा। अच्छा हाँ, √5 को भैया आप इस तरह से लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर लिख सकते हैं 5 बार, 2 4 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताइएगा? बोले जी भैया लिख सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ध्यान दीजिए करते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है हम लोग का कि कर्ण स्क्वायर जो बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर जो बराबर होता है क्या किसका होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होता है। ये तो हम लोग को सबको पता होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है? 90 डिग्री से हम लोग बुझा क्या बोलते हैं? OB हम लोग का कर्ण हो जाएगा, तो OB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर। लंब क्या है? AB है, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या हम लोग का? आधार OA हो जाएगा, OA का स्क्वायर। इधर जाए, इधर रूट है, ओ सॉरी माफ़ कीजिए स्क्वायर इधर, तो उधर रूट बन जाएगा, तो OB बराबर हो जाएगा √AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? बोलिए जी भैया हो जाएगा। तो AB हम लोग को पता है, AB 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस OAB पता है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर का 1 1 स्क्वायर 1, तो √2 आया, कितना ही √2 आया। तो OB हम लोग का फाइनली देखे तो OB कितना आया? OB जो आया कितना आया? √2 आया। तो मतलब यहाँ पे हम लोग का ये √2 बन गया, √2 बन गया। फिर हम लोग क्या करेंगे? फिर हम लोग का बिंदु B से ना, बिंदु B से भैया हम लोग फिर एक यूनिट मतलब एक इकाई खींचेंगे लंब, फिर खींचेंगे, ठीक है, एक लंब खींचेंगे, ठीक है भैया। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का 1 यूनिट है, 1 इकाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, आप फिर बिंदु O से मिला देंगे, बिंदु यहाँ पे 2 है, बिंदु O से मिलाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोग को? बोलिए जी भैया आ रहा। तो क्या कहते हैं, त्रिभुज B जो एंगल B है हम लोग, कौन B है ना, तो O यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु C है हम लोग का, ठीक है। तो OC हम लोग का कर्ण होगा 90 डिग्री सामने लग जा। फिर अगेन हम लोग काम करेंगे, ध्यान दीजिए, अगेन लिखेंगे, अगेन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज OBC में, OBC में ध्यान दीजिए क्या होगा। फिर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इतना तो पता होगा सबको, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे करते हैं, कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण को इधर रहने देते हैं और जो स्क्वायर है इधर रूट बन जाएगा जाके, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो लंब स्क्वायर, लंब क्या है भैया हम लोग का देखें तो BC लंब है, तो 1 है BC 1 स्क्वायर प्लस OB कितना हम लोग का, OB जो है हम लोग का अभी निकाले 2, √2 निकाले, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, लंब क्या हम लोग का यहाँ लिख देते हैं, लंब जो है BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या OB, आधार क्या OB का स्क्वायर, ठीक है। तो BC का स्क्वायर, BC 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस OB क्या है हम लोग का, OB जो है √2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखें तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो यहाँ से देखें √3 कितना आया भाई, √3 आया, कितना आया √3। तो यहाँ पे कर्ण मतलब यहाँ पे OC देखिए, OC हम लोग निकाल रहे हैं, कर्ण क्या है OC है, ठीक है। OC बराबर कितना √3 आया, तो यहाँ पे √3 आया, याद रखिए √3 आया। और फिर क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, और फिर हम लोग ना, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक और हम लोग 1 यूनिट का खींचेंगे, ठीक है, एक और खींचेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ इस तरह का, ध्यान दीजिएगा, जो फिर हम लोग मिला देंगे किसमें, O, ये है क्या कहते हैं O, हाँ O बिंदु पे। देखिए इसको आप जीरो मानना चाहते, जीरो मान सकते हैं, O मानना चाहिए, ये दोनों काम करता है, जीरो के लिए भी काम करता है, O के लिए भी काम करता है, ठीक ना। तो OC √3 निकल गया। और फिर हम लोग एक त्रिभुज बना, यहाँ पे B माने C माने, इसको D मानते हैं, त्रिभुज OCD, फिर O देखिए O तो भैया रहेगा हम लोग का हमेशा, ये O जो है हम लोग का हमेशा रहे, OCD समकोण त्रिभुज OCD में, समकोण त्रिभुज COD, अच्छा COD नहीं होगा, हाँ हो सकता है COD, लेकिन त्रिभुज OCD लेते, क्या त्रिभुज समकोण त्रिभुज OCD में,
ठीक है। तो फिर यही कर्ण स्क्वायर, ध्यान दीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा, अच्छा कर्ण बराबर रूट ओवर इधर कर लेते हैं हम लोग पहले से, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोले जी भैया हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दें लंबा स्क्वायर, लंबा क्या 90 डिग्री के सामने वाला, 90 डिग्री के सामने वाला क्या ओडी, तो ओडी का स्क्वायर हो जाएगा बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे देखें तो ओडी और आधार कितना है, देखें तो भैया अच्छा ओडी नहीं लंबा हम लोग ओडी 3 होगा, सी डी होगा ना, सी डी स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना, आधार जो है ओ सी का स्क्वायर, और कर्ण है जो ओडी, तो 90 डिग्री से क्या होता है ओडी ठीक ना, तो सी डी का स्क्वायर, सी डी कितना है हम लोग का 1 प्लस और ओ सी अभी निकाले जस्ट √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से देखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 1 4, √4 आया, √4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, बोले जी। तो ओडी जो मिला हम लोग को कितना मिला 2 इकाई मिला, क्या भाई 2 इकाई मिला। ठीक है, और फिर हम लोग आगे काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर और एक ठीक ना, फिर और एक हम लोग का खींचेंगे, और एक खींचेंगे भाई, क्या खींचेंगे बताइए, और एक खींचेंगे हम लोग फिर एक यूनिट का या एक इकाई का, और एक लंबा खींच डालेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे ओ बिंदु से मिला देंगे, ओ बिंदु से हम लोग मिला देंगे, ओ बिंदु से यहाँ हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ई मानेंगे, क्या मानेंगे इसको ई मानेंगे। ठीक है, बात को यहाँ तक समझे। देखिए आपको यहाँ तक पता चला होगा कि भैया आप जो √5 जो लाए हैं कितना पर 1 लेना पड़ेगा, आप बताया ही नहीं है हमको। देखिए इसमें थोड़ा सा हम मिस्टेक की कोई बात नहीं, आपको बताते हैं अभी। देखिए √5 को भैया हम लोग अब देखिए पूर्ण वाला पूरा लिखना, जैसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 5 बार, 2 4 5। देखिए ओ ए जो है ना 1 लिए, ए टू ले लिए, फिर ए बी जो लिए ए टू ले लिए, फिर बी सी जो लिए ए वाला ले लिए, और सी डी जो ले लिए ए वाला ले लिए, और अभी डी ई जो लिए ए वाला ले लिए, सभी का 1 इकाई ले लिया हम लोग। ठीक है, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि 1 स्क्वायर जो है डी ई का नहीं लिया, अभी ले लिए, मतलब ले लिए। आप त्रिभुज ओ डी ई में काम करेंगे, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ओ डी में, समझे बात को। तो यहाँ से आपको पता लगाना कि कितना 1 इकाई हमको लेना पड़ेगा, 1 इकाई हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, बात को समझ नहीं समझिए, बोले जी भैया समझ गए। समकोण त्रिभुज ओ डी ई, समकोण त्रिभुज ओ डी ई में बोले तो डी के सामने वाला समकोण डी क्या कोण डी जो है समकोण है, तो कोण डी के सामने वाला ओ ई जो होगा हम लोग का क्या होगा कर्ण हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है इतना, तो कर्ण को इधर तो रूट लगा देते इधर, लंब स्क्वायर डी ई हम लोग का क्या होगा लंब हो जाएगा, डी ई का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर 1 लिए है तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ डी अभी निकाले हैं 2, ठीक 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 1 5, √5 आ गया, आया कि नहीं आया। तो कर्ण हम लोग का क्या हुआ यहाँ पे ओ ई, क्या भाई ओ ई हुआ, तो ओ ई बराबर √5 आया, कितना भाई √5 आया। तो ओ ई जो आया हम लोग का √5, यही हम लोग का यहाँ पे √5 हो जाए। लेकिन हम लोग को संख्या रेखा पे दर्शाना, ये रेखा लाइन में दर्शाना भैया, हम लोग को ऊपर में नहीं दर्शाना, नीचे दर्शाना। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए मेरे पास एक्चुअली देखा जाए कंपास नहीं भाई, ठीक है, तो हम कैसे आपको लेकर बताएं। देखिए आप कंपास लीजिएगा और यहाँ पे ओ ई में चाप रखिएगा, चाप करके ऐसे कीजिएगा तो आपको 2 के बाद आपको नजर आएगा, 2 के बाद कहीं पॉइंट पे काटेगा, मतलब अनुमान लगा कि हम काटते, ध्यान दीजिए। इसलिए यहाँ पे आप रखिएगा क्या कहते हैं चाप को, ठीक है, और यहाँ पे एक ओ ई का चाप लीजिएगा और इधर ऐसे करके लेके आ रही है, तो यहाँ मिलेगा आपको, कहीं मिलेगा यहाँ पे, लेकिन 2 और 3 के बीच में मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ मिलेगा जो हम लोग इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ और बिंदु मान सकते हैं, या आप मानना चाहते हैं पी मान सकते हैं हम लोग का। तो ओ ई जो होगा, ध्यान दीजिए, ओ ई जो होगा भाई हम लोग का, ओ ई जो होगा, ओ ई का डिस्टेंस जो होगा और ओ पी के बराबर होगा, ओ पी के बराबर √5 हो जाएगा। ये हम लोग का ओ पी जो है ना, ये जो हम लोग का ओ पी है, यहीं पे हम लोग √5 को हम लोग डिनोट कर लिए, दर्शा दिए, ठीक है ना, समझेंगे नहीं समझिए। तो आपको ओ ई चाप लेना पड़ेगा, आपको ओ ई चाप लेकर, ठीक है, तो आपको इस तरह से समझ रहे बात को। तो यहाँ पे एक बिंदु 2 और 3 के बीच में होगा, याद रखिएगा, क्योंकि √5 का वैल्यू जो है ना 2 समथिंग होता, हमको याद नहीं है, लेकिन 2 और 3 के बीच में ही होता, ठीक है। बात को समझिए नहीं समझिए, बोलिए जी भैया समझ गए, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आप देख लीजिए √5 का वैल्यू कितना होता है,
तो मेरे ख्याल से 2 और 3 के बीच में होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से आप इसको दर्शा देंगे, ठीक है। लेकिन आप ओ ई चाप लेकर तब दर्शाएंगे तब आपका परफेक्ट बनेगा। मेरा तो परफेक्ट लगता नहीं है, क्योंकि हम तो अनुमान लगा के बनाए, क्योंकि मेरे पास क्या कहते हैं भैया, मेरे पास क्या नहीं है, कार नहीं है, मतलब कंपास नहीं है, इसलिए परफेक्ट नहीं बनता होगा हमसे, ठीक है, सटीक नहीं बनता होगा। कोई बात नहीं, आप लोग को हम बता दिए कि कैसे बनाना है, तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन बाकी है, शायद देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन 4 है। तो क्वेश्चन 4 आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। क्या देखिए, क्वेश्चन 4 ना हम पढ़ ले ही लेते, क्या कहते हैं, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है, ठीक ना। एक्सपेरिमेंट है, वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल मतलब स्क्वायर रूट स्पायरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड लाइन सेगमेंट ओपी खींचिए। एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। देखिए आकृति 1.9, यही आपको आकृति दिखा रहा है 1.9, ठीक है ना। तो करें क्या, तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 पर एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O P1 P2 O, P1 P2 P3 .PN प्राप्त कर लेंगे और उन्हें मिलाकर √2 √3 √4 को दर्शाने वाले एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। एक क्रियाकलाप कर रहा है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए, क्या बोलते हैं, देखते हैं। ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बात को समझिए। चलिए भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस करवाए अच्छी तरह से आपको समझ में आया हो।